नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 58। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 57 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 58। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, दादा भाई नेहरूजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इनके द्वारा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना किया गया था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना किया था। वहीं द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया था। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इसकी स्थापना किया था 1843 ईस्वी में। वहीं द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ के द्वारा किया था। देवेंद्र नाथ के द्वारा इसकी स्थापना किया था 1851 ईस्वी में। वहीं द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना गजुलू नरसु चेड्डी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था मद्रास में। कब? 1852 ईस्वी में। चलिए देखते अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों का किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। वहीं बात करें भगवद गीता, तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वहीं रामायण का, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था। तो ये किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी किया गया था। वहीं ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वहीं महादेव गोविंद रानडे, इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। नारायण गुरु, इससे एक क्वेश्चन आता, इनका एक नारा था, एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर, इनका प्रसिद्ध नारा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रहनुमाई मजदायाशान और है द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना गजुलू नरसु चेड्डी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था मद्रास में। कब? 1852 ईस्वी में। चलिए देखते अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों का किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। वहीं बात करें भगवद गीता, तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वहीं रामायण का, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था। तो ये किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना किया था। स्वतंत्र
श्रमिक पार्टी की स्थापना भी किया गया था। वहीं ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वहीं महादेव गोविंद रानाडे इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। नारायण गुरु, इससे क्वेश्चन आता, इनका एक नारा था, एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर, इनका प्रसिद्ध नारा था। चलिए प्रश्न है, रहनुमाई मजदयाशिन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित था? फारसी धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, किससे? फारसी धर्म से। वहीं इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना नेरोजी और एस एस बंगाली के द्वारा किया था। कब? 1851 ईस्वी में। उस समय बम्बई में इसका स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के उपनाम से हम लोग जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वहीं दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जानते हैं। वहीं बात करें लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें जो है शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेराजियो ने। ऑप्शन नंबर सी। और इसका आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ किया था 1826 ईस्वी में। 1826 में। बात करें टी एन नायर, उन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना किया था। जस्टिस पार्टी की स्थापना किया था टी एन नायर ने। वहीं ज्योतिबा फुले तो हम लोग देख लिए, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। डेविड हेयर की बात करें, जिन्होंने हिंदी स्कूल और हेयर स्कूल की स्थापना किया था। ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? ये किस स्थल से मिले हैं? भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर सी। किससे? भीमबेटका से। वहीं बागोर की गुफा, ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। मेहरगढ़, यहाँ से जो है मिट्टी और ईंट के घर प्राप्त हुए, अन्न भंडार प्राप्त हुए। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मस्की, ये कर्नाटक में है। और मस्की में आप लोग जानते होंगे अशोक का एक अभिलेख मिला है जिसमें उसका नाम अशोक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो कहाँ, किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। किस में? यजुर्वेद में। वहीं बात करें वेद की बात आई तो इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। वहीं इसका उपनिषद, तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है ऐतरेय और कोशितकी। वहीं बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद पढ़ने वाले को हम लोग अथर्वयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। और उपनिषद की बात करें तो कंठोपनिषद, बृहदारण्यक और मैत्रायणी इसके उपनिषद हैं इससे संबंधित। वहीं श्याम वेद की बात करें तो इसके पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का है नाम पंचविश और षड्विश। और इसके उपनिषद है छांदोग और जेमिनी। वहीं बात करें अर्थववेद पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। और इससे संबंधित उपनिषद है मुंडोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो यह सिंचाई से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। किससे? सिंचाई से संबंधित था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कुछ कर व्यवस्था को हम लोग जानते हैं। खराज क्या होता था? खराज जो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व होता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व होता। वहीं
खम्स की बात करें तो लूट के माल को हम लोग लूट के माल को उसमें खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता? खम्स कहा जाता था। जो आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 लेता था। अलाउद्दीन खिलजी कितना लेता था? 4/5। वहीं ज़कात क्या होता था? तो ज़कात होता था मुसलमानों का धार्मिक कर, मुसलमानों का धार्मिक कर होता था। और जजिया तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था जजिया। वहीं दिल्ली सल्तनत में दीवान मुस्तखराज व्यवस्था जो राजस्व विभाग से संबंधित था, दीवान खैरात दान विभाग से संबंधित था, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था, दीवान बंदगान दासों का विभाग था और दीवान वकूफ़ व्यय विभाग था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये हड़प्पाकालीन स्थल है, उनकी स्थिति कहाँ है? रंगपुर, ये गुजरात में है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी ये हरियाणा में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अक्सर किसे अंग्रेजी जल यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? तो पॉल सेंडबी को, ऑप्शन नंबर बी, पॉल सेंडबी को अंग्रेजी जल रंग का यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक माना जाता है। इनके द्वारा ही जो है पहली बार वाटर कलर का प्रयोग करके चित्र बनाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो वो था ए कोड ऑफ जेटू लॉज, ऑप्शन नंबर डी। ए कोड ऑफ जेटू लॉज, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें ए बुक ऑफ लॉज, इनके लेखक कौन थे? ए बुक ऑफ लॉज इनके लेखक कौन थे? ओलिवर जॉर्ज। कौन थे? ओलिवर जॉर्ज इसके लेखक थे। वहीं बात करें ए बुक ऑफ जस्टिस, ए बुक ऑफ जस्टिस के लेखक थे माइकल सेंडल। कौन थे? माइकल सेंडल इसके लेखक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर डी। किससे? दक्षिणी भारत। महापाषाणीय संस्कृति का उदय लगभग 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। वहीं बात करें महापाषाण तो दक्षिण भारत में लगभग हर जगह आपको महापाषाण के साक्ष्य पाए जा सकते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण कब के हैं? तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के हैं। कब के? 5000 ईसा पूर्व के हैं। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान के लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी, यूनान के लोगों ने। हड़प्पा सभ्यता की बात आई तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जान लेते हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर सीलें चौकोर पाई गई है। कैसी पाई गई है? चौकोर पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्र लेखात्मक थी। कैसी थी? चित्र लेखात्मक। अब तक लगभग 375 जो है चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? कोलार कर्नाटक से। कहाँ? कोलार कर्नाटक से। वहीं टीन का व्यापार कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। वहीं बात करें तांबा का व्यापार कहाँ से करते थे? तांबा का व्यापार तो ये खेतड़ी राजस्थान से करते थे। और बात करें संगमरमर तो संगमरमर का व्यापार भी राजस्थान से करते थे। कहाँ? राजस्थान से करते थे। पनवाली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। और हड़प्पा संस्कृति जो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी नगर योजना जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? तो किस शहर को कहा था? तो ये था दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। किसे? दिल्ली को कहा था। इब्न बतूता की बात करें तो इसका जन्म मोरक्को के एक सामान्य परिवार में हुआ था जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था।
मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1833 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। कहाँ? सिंध पहुंचा था। और ये किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इनकी प्रमुख पुस्तकें रहला कौन सी है? इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक का नाम है रहला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो यह शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ कब था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। वहीं शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? तो कैद किया था मई 1666 ईस्वी में। कैद कहाँ किया था? जयपुर भवन में। और शिवाजी वहाँ से कब भागे? 16 अगस्त 1666 को वहाँ से भागे थे। वहीं बात करें शिवाजी, तो शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था? ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ के? वाराणसी के एक विद्वान थे श्री गंगा भट्ट ने किया। कब किया? तो ये हुआ था 5 जून। कब हुआ था? 5 जून 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी। मराठा के समय कुछ संधियाँ हुई थी जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। वहीं पुरंदर तो देख लिए। सालवाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुआ था? ये 1803 ईस्वी में हुआ था। वहीं एक हुआ था इसमें खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। और पालखेड़ा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रित स्थापित हो गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसी के तहत द्वैत शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक चला था। वहीं बात करें चार्टर्ड एक्ट 1793, तो इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा और कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833, इसके तहत कंपनी के जो सारे एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। और इसी के तहत भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के तहत जो है एक विधि आयोग की भी स्थापना किया गया था मैकाले की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड मैकाले, इसी की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना किया गया था। विधि आयोग की स्थापना किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय और वहीं से इंडियन पेनल कोड का निर्माण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अमझोर की पहाड़ियों में पराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में? तो यह रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में है? रोहतास जिले में। औरंगाबाद से कोयले की प्राप्ति होती है। वहीं कैमूर से चूना पत्थर की प्राप्ति, नवादा से अबरख की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। तो महानंदा और बागमती के बीच मेची नदी, कोसी नदी और कमला नदी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। इसे मैप में देख लेते हैं। ये बिहार का नदी तंत्र है, इसमें हम लोग देखेंगे ये बागमती हो गई। ये कौन सी नदी? ये बागमती। और यहाँ ये महानंदा नदी, और ये कोसी नदी, और ये कमला नदी। ये हो गया कमला नदी, कोसी, कमला। और यहाँ पे है मेची नदी। तो बागमती और महानंदा के बीच कौन सी नदी है? ये तीनों नदी हो गए, मेची, कमला और कोसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक में जानी जाती है।
कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा के रूप में जाता है। वहीं काल वैसाखी बंगाल में, काल वैसाखी बंगाल में काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। और नॉर्वेस्टर की बात करें तो यह पूर्वी भारत में, नॉर्वेस्टर की बात करें तो यह पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, परियोजना है किस नदी से संबंधित? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। वहीं गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, और हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना यह किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसे? स्टाम्बोली ज्वालामुखी। वहीं फ्यूजीयामा ज्वालामुखी यह जापान में है, कोलिमा ज्वालामुखी या मैक्सिको में, एटना ज्वालामुखी या इटली में, कहाँ है? इटली में है। वहीं आप लोग बताएं, एकांकोगुआ ज्वालामुखी यह कहाँ है? यह चिली अर्जेंटीना के मध्य शांत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर है। वहीं बात करें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, यह इक्वाडोर में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं इटली में एक और ज्वालामुखी है विसुवियन ज्वालामुखी, और माउंट एटना और विसुवियन यह कहाँ है? इटली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह नागार्जुन श्रीशैलम, ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना के आसपास के क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है चेचू जनजाति, जिसका निवास स्थान, मूल निवास स्थान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। अच्छा, वही जनजाति की बात आ गई, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील, 2011 के जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति। अच्छा, आप लोग बताएं, टोडा जनजाति यह कहाँ निवास करती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पे निवास करती है। वहीं आप लोग बताएं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। वहीं ठक्कर बाबा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। पूरे जनजातियों का लगभग 38% है भील जनजाति, जिसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा इलाके में। वहीं बात कर लेते हैं कुछ और जनजातियों की। तो आप लोग बताएं, गुजरात की प्रमुख जनजाति, गुजरात की कुछ प्रमुख जनजाति, तो भील जनजाति, बंजारा जनजाति, कोली जनजाति, पटेलिया जनजाति, डाफर जनजाति, ये गुजरात की। हिमाचल प्रदेश की भी पूछ लिया था, गद्दी जनजाति और लाहोई जनजाति। केरल का, जम्मू कश्मीर की बात करें तो गद्दी, गुज्जर और चांगपा, ये कहाँ की जनजाति है? जम्मू कश्मीर की जनजाति है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वहीं वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त करते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वहीं अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे, केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह है। चलिए अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? कपास अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है। अच्छा, आप लोग बताएं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र संस्थान कहाँ है? गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र ये चिकमगलूर में है। कहाँ है? चिकमगलूर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा की बात करें क्षेत्रफल में तो दिल्ली का चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। वहीं बात करें कि सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। कौन है? बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना नई दिल्ली में किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग बताएं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। वहीं बात करें केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, तो खनन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में है। भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ है? तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। वहीं बात करें चेन्नई में, तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो रूबेला। रूबेला अनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। रूबेला जो है यह वायरस से फैलता है। रूबेला वायरस से फैलता है। इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। इसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। किसे? रूबेला को कहा जाता है। अन्य जो है अनुवांशिक रोग है वर्णधता और हीमोफीलिया, टर्नल सिंड्रोम, क्लिनेफेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये सारे अनुवांशिक रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? तो पुष्प के जो भाग हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुकेसर, स्त्री केसर, ये चारों जो है पुष्प के भाग होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। जबकि मूलांकुर ये जो है किसका भाग होता है? तो ये जड़ का भाग होता है। मूलांकुर से ही जड़ निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये पुष्प हो गए। अब फूलों के भाग हम लोग देख लेते हैं। तो ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज और दलपुंज का ये नीचे वाला बाह्य दलपुंज, इसी में ये वर्तिका होगी, ये वर्तिकाग हो गया और ये अंडाशय हो गए, ये अंडाशय हो गए और ये पुष्पासन हो गए। तो ये सारे पुष्प के भाग हैं। वहीं परागकोश, पुंकेसर, ये सारे भी पुष्प के भाग हैं। चलिए पुष्प में देखते हैं हम लोग फूलों के भागों के बारे में। तो ये फूलों के ये बाहरी भाग होते हैं, उसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं और ऊपर वाले ये दलपुंज कहलाते हैं। वहीं यहाँ आ जाए तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है वर्तिकाग्र और ये कहलाता है ये वाला एरिया वर्तिका और ये अंडाशय होता है। अब फूल जिस पे बैठते हैं उसे पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। और ये भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल तंत्र ये किस जीव में नहीं पाया जाता है? तो ये उभयचर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट यह क्या होता है? कीटनाशी होता है। वहीं बात करें पेंसिलिन यह प्रतिजैविक है। वहीं यूरिया उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं और मेलाथियान यह एक फंगस नाशी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर सी। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? अजैविक, जैविक और ऊर्जा संघटक। वहीं बात करें अजैविक तो हम लोग जानते हैं इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं, जैसे मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। वहीं जैविक घटक में क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी कहलाते हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन। ऐसे ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निकेल का जो उपयोग है यह वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। वहीं प्लेटिनम चूर्ण की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण की प्रयोग किया जाता है। वहीं तांबे के चूर्ण का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किया जाता है। और वहीं अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? कार्बन। आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और समूह कितने हैं? 18 हैं। वहीं आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में जब ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तब क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है। वहीं आयनन ऊर्जा घटती है। आयनन एनर्जी क्या होती है? घटती है। और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ये भी घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ लेते हैं कुछ। सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं? सिर में कुल 29 हड्डी होते हैं। वहीं चेहरा में कितने हड्डी होते हैं? चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। कान में हड्डियों की संख्या 6। कान में 6। खोपड़ी जिसे कपाल कहते हैं, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। कितना? 8। और गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और रीढ़ में हड्डियों की संख्या पहले तो बचपन में 33 होती है और बाद में जो है 26 होती है। कितना? 26 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी। किलो जूल ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी ये तीनों किलो कैलोरी और वाट ये जो है ऊष्मा की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या था? तो चिपको आंदोलन वही कर्नाटक में एपिको चालुवाली आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें चिपको आंदोलन तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। वहीं एपिको आंदोलन इसकी शुरुआत 1983 में हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये लुप्त प्राय प्रजाति की जानकारी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। क्या? सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? तो कौन पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम, ऑप्शन नंबर बी। कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम इसका सूत्र होता है C6H11NO। यह जो है इसका उपयोग नाइलन 6 के निर्माण में किया जाता है। और इस निर्माण कैसे किया जाता है? तो इसको सब पहले 533 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करके तब इसका उपयोग जो है नाइलन 6 के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी 15 गुना होगी, ऑप्शन नंबर डी। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। वहीं स्टील में ध्वनि का चाल कितना होता है? 5920 मीटर
पर सेकेंड। लगभग ये कितना होता है? 15 गुना होता है। चलिए और जान लेते हैं जल में ध्वनि का चाल कितना होता है। तो जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड। वहीं कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5640 मीटर पर सेकेंड। और लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड। और अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के क्या चीज से है? गति और स्थिति से होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या होगा। तत्वों की धनात्मक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1952 ईस्वी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, महत्वपूर्ण जो है उद्योग स्थापित किए गए थे। तृतीय योजना आधारभूत उद्योग। चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, चतुर्थ योजना। और वहीं बात करें पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो ये लागू किया गया था 1976 से। ऑप्शन नंबर बी। कब से? 1976 से भूतपूर्व सांसदों को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 1 जुलाई को SBI की स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 1 जुलाई को ही विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वहीं 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। क्या? आयकर दिवस मनाया जाता है। और वहीं 27 जुलाई की बात करें तो CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये था दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेट, 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।